नमस्कार दोस्तों, आप हैं हर्ष काफर के साथ और प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी केमू का कंडक्टर। हल्द्वानी बस अड्डे पे जैसे ही अर्जुन ने रमेश से कहा कि चलो गुरु घर चल पड़ते हैं, उसका ये कहना और रमेश के दिमाग में बन रही योजनाओं के पुल का अचानक बाढ़ में बह जाना साथ साथ हुआ हो। वो भूल गया था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके मुंह से निकलने ही वाला था कि चलो, पर उसे याद आ गया, नहीं नहीं, अब की तो वो ठान के निकला है कि पहाड़ वापस नहीं लौटेगा। रमेश ने अपनी आंखों से फूटते हुए छौई को रोकते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहा, गुरु नहीं, अब नहीं, अब निकलना पड़ेगा। फिर अर्जुन और उसकी आवाज दोनों मिल गए बस अड्डे की आवाजों के साथ। रमेश अकेला खड़ा रह गया, पहाड़ की तरह। टेप रिकॉर्डर का दौर तो बीत गया था, मगर जो गीत सुनते हैं वो कहाँ मानते हैं। पेन ड्राइव से बज रहे गीत की तरफ ध्यान खींचा जो बस अड्डे में शौचालय के पास खुमचे में बज रहा था। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। रमेश को ऐसा लगा कि पहाड़ कह रहा है उन तमाम जवानियों से जो यहीं पर आके खड़ी होती हैं, और उनका ध्यान तब टूटता है जब दिल्ली 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 अंबाले 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 उनके कानों पे पड़ता है। चीड़, देवदार, हाजरी, बांस, बुरांस, मेहल, किलमोड़ी, घिंगारू के पेड़ों झाड़ियों को तो वो सुयाल और कोसी के संगम पे ही छोड़ आया था, या उससे भी पहले लोधिया के नीचे वाले मोड़ पर जहां से आखिरी हिमालय दिखता है। रमेश इतना भोला है कि अपने इस अनचाहे सफर का ठिकरा सरकारों पे नहीं फोड़ता। उसे मालूम है कि ये पहाड़ की नियति है। ये ठीक वैसा ही तो है जैसे लड़कियों को पराये घर जाना पड़ता है। और फिर बचपन से यही क्रम तो देख रहा है वो, कि जिन मडवे के खेतों में वो बैट बॉल खेलता था, उस मैदान पे अब ना मडवा है, ना ही कोई खिलाड़ी। अब कोई गालियां भी नहीं देता, ना ही किसी की घास कुचलती है, ना ही कोई भागता हुआ दिखता है बैट बॉल हाथ में लिए गालियों को पीछे छोड़ता हुआ। ये खिलाड़ियों का क्रम धीरे धीरे कम नहीं हुआ था, बल्कि सुनियोजित तरीके से अचानक हुआ था। 24, 12, 8, 6, 3 और एक रमेश। कोई भी जगह खाली नहीं रहती किसी के जाने के बाद, तो इन जगह धीरे धीरे आ गए बंदर, लंगूर और जंगली सुअर। आप ऐसे जीवन की कल्पना शायद ही कर पाए जिनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा बंदर भगाने में लगता हो। अगर मैं कंडक्टर नहीं होता, अर्थशास्त्री होता, तो यह आंकड़ा जरूर देता कि पहाड़ के एक आदमी द्वारा उसके जीवन का कितना हिस्सा बंदर भगाने में लगा। और अगर समाजवादी होता तो यह कहता, गुरु रुद्रपुर में सस्ते मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए पहले मैदान से बंदर पहाड़ों में छोड़े गए। और अगर इतिहासकार होता तो शोध करता कि बंदर पहले छोड़े गए या पलायन पहले हुआ। रमेश को सारी समस्याओं का पता है। वो तो ये भी जानता है कि शहर कमाने तो देता है मगर बचाने नहीं देता। वो जानता है कि 80% लोग तो उस बिंदु पर फंसे हैं जहां पर न्यूनतम जरूरत की रेखा आवश्यक आय की रेखा को काटती है। वो भी तब जब पहाड़ी आदमी मेहनत कश हो, जब तक शहर की गर्मी, लू और कारखाने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लत ना लग जाए। रमेश ये सब जानता है। वो तो ये भी जानता है कि जानने भर से कुछ नहीं होता। गाड़ी हॉर्न दे रही है, उसे सीट भी नहीं मिली है, गाड़ी के दरवाजे पर बैठ के जाना है। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस कहाँ जा रही है मुझे भी नहीं पता, शायद रमेश के ख्याल में भी हो ना हो। पर उसने चाय नाश्ते के समय मुझसे कहा था, दाजू एक दिन गुलजू न्याय करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और फिर रुकते हुए कहा, पर दाजू गुलजू तो तभी न्याय करेंगे जब कोई गुहार लगाएगा। रमेश की ये बात सुनकर कुछ तो हुआ था मेरे भीतर। बस यही संतोष है कि उसके चाय नाश्ते का बिल मैंने दिया था पूरे 70 रुपए, जो आज 230 रुपए हो गया है उसके घर से हल्द्वानी तक का किराया। मैं अभागा तो हल्द्वानी से लौट आया, कल फिर किसी रमेश को छोड़ दूंगा हल्द्वानी बस अड्डे पर। शायद यही पहाड़ की नियति हो और यही मेरी नियति हो। पर फिर सोचता हूं, क्या रमेश चमकते दमकते सूटकेस के साथ जेंटलमैन बनकर लौटेगा, या फिर लौटेगा गुलजू को गुहार देने के लिए।
मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा पड़ा हूं। बस का कंडक्टर ही तो हूं मैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे एक छोटी सी कहानी, केमू का कंडक्टर।